वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी विद पांडव। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज स्टार्ट कर दिए हैं 10th क्लास का पॉलिटिकल साइंस। तो आज 10th का ओपनिंग हो चुका है। आई होप कि आप लोग का भी बहुत फास्ट हम ख़त्म कर देंगे सिलेबस। तो 9th क्लास का वैसे मैं बता देता हूँ, 9th क्लास का ज्योग्राफी ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस 3rd चैप्टर ख़त्म और हिस्ट्री 1st चैप्टर ख़त्म होने वाली है और 12th क्लास का भी आधा सिलेबस ख़त्म हो चुका है। तो आज 10th स्टार्ट कर देते हैं। ओपनिंग है पॉलिटिकल साइंस से। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है कि सत्ता की साझेदारी। आपको पढ़ना है पावर शेयरिंग। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी पढ़ना है। इसमें आप मेनली दो कंट्री के बारे में कहानी समझेंगे। ठीक है, एक बेल्जियम, एक श्रीलंका। बेल्जियम जो है ये यूरोप कंटिनेंट की कंट्री है और श्रीलंका जो है ये दक्षिण एशिया की कंट्री है। तो इसके बारे में सिंगल सिंगल करके हम इसकी एक रोचक कहानियां पढ़ेंगे। यहाँ पे किस तरह सत्ता में लोग आते हैं, किस तरह यहाँ की सरकार फैसला लेती है और कौन सी भाषा बोलने वाले लोगों को सत्ता में लाती है, क्या यहाँ पे इक्वालिटी देखने को मिलता है, या जो बहुसंख्यक में होते हैं उनकी दबदबा बनी रहती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ बेल्जियम जो है किस किस कंट्री से सटा हुआ है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, बेल्जियम जो है आपको सटा हुआ है फ्रांस, ताकि आपको खोजने में सहूलियत हो। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ओके, आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बेल्जियम की कहानी। और आज आपका डेट हो गया 26 और 2020। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेल्जियम की कहानी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो बेल्जियम जो है ये एक आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जो हरियाणा हमारा जो इंडिया का कंट्री है, सॉरी स्टेट है, उससे भी छोटा है। ठीक है, बेल्जियम जो है यूरोप महादेश में कंटिनेंट का एक देश है जिसका जनसंख्या आप कह सकते हो हरियाणा के आधा है। ठीक है, हरियाणा की जनसंख्या 2 करोड़ के आसपास है, तो यहाँ की जनसंख्या 1 करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ की ये जो है हरियाणा से भी छोटा है, साइज में भी छोटा है और जनसंख्या में भी छोटा है। ठीक है, सॉरी साइज में नहीं छोटा, मैं जनसंख्या की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जनसंख्या 1 करोड़ है तो हरियाणा की जनसंख्या 2 करोड़ के आसपास है। और इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, आपको याद रखना है इसकी राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल्स। सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि ब्रुसेल्स जो है ये इस देश का जो राजधानी ब्रुसेल्स है, यहाँ पे जो है 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 80%, और 20% लोग डच बोलते हैं। ये कैपिटल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, पूरे ऑल ओवर कंट्री की बात नहीं कर रहा। आप ध्यान देंगे, इसी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि बच्चे कुछ और सोचते हैं। अभी मैं राजधानी की बात कर रहा हूँ, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। यहाँ पे जो राजधानी, जैसे हमारा भारत की राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है, तो वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, प्रॉपर दिल्ली की। इट मीन्स हम सिर्फ ब्रुसेल्स की बात कर रहे हैं जो बेल्जियम की राजधानी है। जो ब्रुसेल्स है वहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, ओके, और 20% लोग डच बोलते हैं। आपने यहाँ तक देख लिया। और हम लोग लेफ्ट साइड में ड्राइविंग करते हैं, वहाँ पे राइट साइड में ड्राइविंग होता है। ठीक है, गाड़ी जो चलती है वो राइट साइड में चलती है, हम लोग लेफ्ट साइड में चलाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ की जातीय बनावट को हम लोग गौर से देखेंगे। इसी में कहानी यहाँ पे मोड़ लेती है। यही भी पता चलेगा किस चीज़ को लेकर वहाँ पे विवाद है। ठीक है, फ्रेंच और डच में विवाद है, मैं पहले क्लियर करता हूँ। फ्रेंच भाषाई लोग और डच भाषाई लोगों में, यहाँ पे आपको फ्रेंच भाषाई लोग राजधानी में बहुसंख्यक दिख रहे हैं 80%, डच अल्पसंख्यक दिख रहे हैं। लेकिन ऑल ओवर कंट्री की बात करते हैं हम जब, तो ऑल ओवर कंट्री मान लो ये कंट्री है, आप ये ध्यान में रखेंगे। इसको 2 भाग में बांट दिया गया है। ठीक है, एक को फ्लेमिश बोलते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, मैं ऐसे लिख देता हूँ। एक को बेलोनिया बोलते हैं। ठीक है, और एक छोटा सा आप इधर सोच लो। ठीक है, तो 59% लोग जो है फ्लेमिश की जो है 59% लोग यहाँ क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। ऑल ओवर कंट्री की बात हो रहा है अब। ठीक है, और इस एरिया में 40% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, और 1% लोग जर्मनी बोलते हैं।
ठीक है। अब ऑल ओवर आप कंट्री में सिर्फ आप फ्लेमिश वेलोनिया ये सब भूल जाओ। आप ये देखो कि राजधानी में जो ब्रुसेल्स था वहां पे 80% लोग फ्रेंच बोलते थे जो बहुसंख्यक थे। अगर ऑल ओवर बेल्जियम की बात करोगे तो 40% लोग ही हैं फ्रेंच बोलने वाले, और यहाँ पे डच लोग ज़्यादा हो जा रहे हैं। ऑल ओवर कंट्री की बात एक्सपेक्ट में बात करूंगा तब, ऑल ओवर कंट्री के एक्सपेक्ट में डच भाषाएं ज़्यादा हैं और राजधानी के एक्सपेक्ट में 20% यानी कम है। तो यही लेकर विवाद चला हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या होता है। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा ताकतवर और समृद्ध है। जो फ्रेंच, देखिए ऑल ओवर कंट्री में फ्रेंच लोग कम हैं लेकिन ये ताकतवर है, समृद्ध है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आप ये ध्यान रखेंगे, फ्रेंच भाषाई लोग अल्पसंख्यक है ऑल ओवर कंट्री में, लेकिन ये ताकतवर और समृद्ध है। अब देखो क्या होने लगा कि डच भाषाई लोग जो है अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषाई लोगों से नाराजगी थी। अब देखो कहाँ नाराजगी थी। फ्रेंच भाषाई लोग से डच भाषाई लोग नाराज इसलिए थे, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषाई लोगों से, ये अल्पसंख्यक जो है फ्रेंच के लिए यूज है, आप डच भाषाई लोग अल्पसंख्यक मत पढ़ लेना। डच भाषाई लोग को अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषाई लोगों से नाराजगी थी। क्यों? क्योंकि ये फ्रेंच भाषाई लोग कम थे लेकिन ये ताकतवर और समृद्ध थे। ठीक है, और 59, क्योंकि हमारे इंडिया में भी आप डायरेक्ट देख सकते हो मुट्ठी भर गोरों ने हम पे शासन किया, कम थे क्योंकि वो ताकतवर थे, टेक्नोलॉजी, पैसा, हर एक चीज में वो ताकतवर थे, इसीलिए वो हम पे शासन करके गए। यही फ्रेंच भाषाई लोग ज्यादा ताकतवर थे डच भाषाई लोग, लेकिन डच भाषाई लोग ऑल ओवर कंट्री के रिस्पेक्ट में आप कहोगे तो वो सॉरी, डच भाषाई लोग की जनसंख्या ज्यादा थी लेकिन ताकतवर नहीं थे, समृद्ध नहीं थे, लेकिन फ्रेंच भाषाई ताकतवर थे और समृद्ध थे। जैसे अंग्रेज हमारे भारत के ताकतवर और समृद्ध, उनको देखने को हमको दिखने को मिल रहा है। कम लोग आए थे, मुट्ठी भर गोरों ने हमारे देश पे 200 से 300 वर्ष तक शासन की। ठीक है, 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच में आपसी झंझट, तनाव चलने लगा। ठीक है, यहीं पे हम इसको खत्म करते हैं। आगे हम जब श्रीलंका पढ़ लेंगे तब हम दोनों कंट्री के रिस्पेक्ट में बात और करेंगे। अभी एक एपिसोड और आएगी, उसमें कंक्लूजन निकलेगी। यहाँ पे हम लोग देख लिए, मान लो कि हम लोगों ने फ्रेंच और डच भाषाई लोगों के साथ लड़ाई लगा दिया। ठीक है, अब लड़ाई लगा के अपने घर चले जाओ, श्रीलंका की बात करेंगे। एक जगह लड़ाई लगा दी है, ठीक है, फ्रेंच और डच वाले लोगों के बीच। अब श्रीलंका में चलते हैं, वहां भी लड़ाई लगाते हैं, फिर जाके सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, चलो अब श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका है साउथ एशिया का कंट्री। ठीक है, साउथ एशिया कंटिनेंट का कंट्री है, ये साउथ एशिया कंटिनेंट में है। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। दक्षिण एशिया में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है। ठीक है, और आपको यहाँ पे द्वीप क्लियर कर देता हूँ मैं क्या होता है। ठीक है, आई थिंक प्रायद्वीप भी क्लियर कर देता हूँ, ज्योग्राफी आ गया है टॉपिक। द्वीप क्या होता है? ऐसा भूभाग जो जिसके चारों तरफ पानी ही पानी हो, उसको द्वीप बोलते हैं। जैसे आप यमुना में जाओगे तो पूरे नदी के बीच में कहीं कहीं पे टीला देखने को मिला, वो द्वीप के एक छोटा सा, द्वीप ही बोलेंगे लेकिन वो छोटा सा नमूना पेश करता है। ठीक है, और प्रायद्वीप भी बताता हूँ। प्रायद्वीप होता है जिसके 3 तरफ से वाटर होते हैं, जैसे हमारे इंडिया के दक्षिणी भाग, इधर से बे ऑफ बंगाल, इधर से इधर से अरब सागर, इधर से हिंद सागर। ठीक है, तो इसको प्रायद्वीपीय बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं जिसके चारों ओर पानी होते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं जिसके 3 ओर पानी होते हैं। आई होप कि मैं अच्छा समझा रहा हूँ। कैसा लग रहा है वीडियो आप कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द ला के दे दूँ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। जो श्रीलंका के लोग थे, आज़ादी से पहले उनको सिलोन कहा जाता था। ठीक है, याद रखेंगे, आज़ादी से पहले क्या कहा था? सिलोन कहा जाता था। यहाँ रहने वाले लोगों को सिंहली कहा था। सिलोन कंट्री को बोला जाता था, श्रीलंका को, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर रहते थे उसको सिंहली कहा जाता था। यहाँ के मूल निवासी को सिंहली कहा जाता था। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है ये देखेंगे। यहाँ की जनसंख्या 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के आसपास है। वो ब्राजील जो थी, बेल्जियम, वो आधा थी, आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एकदम कंसस से मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए श्रीलंका की क्या कहानी है। यहाँ पे सिंहली लोग हैं, तमिल लोग हैं, ईसाई लोग हैं।
तमिल में दो तरह के लोग हैं, एक श्रीलंकाई मूल है तमिल है, एक भारतीय मूल तमिल है। एक श्रीलंकाई मूल तमिल, भारतीय मूल तमिल क्या होता है भाई, इसको समझना है। जो सिंहली लोग हैं यानी जो श्रीलंका के लोग हैं, मूल निवासी वो 74% है, बहुसंख्यक है, ध्यान में रखेंगे। तमिल लोग जो है ये दो टाइप के हैं, एक है श्रीलंकाई मूल, एक भारतीय मूल। श्रीलंकाई मूल जो आज़ादी से पहले वहाँ जाके बसे हुए हैं, आज़ादी से पहले या ऐसे ही जाके वहाँ बस गए। लेकिन ये भारतीय मूल कौन है, जब अंग्रेज यहाँ पे शासन करते थे श्रीलंका में, तो भारत से खेती कराने कुछ काम कराने के लिए यहाँ से ले जाते थे भारतीय मूल के नागरिकों को तमिल के तरफ से, तो उन्हें भारतीय मूल कहा गया। और यहाँ पे 7% ईसाई लोग हैं, ठीक है। और ये दोनों भाषा बोलते हैं, सिंहली और तमिल दोनों बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे झंझट क्या है, ये भी बहुत दिन से तमिल लोग रह रहे हैं, श्रीलंका मूल के तमिल, ये सिंहली से अलग हैं, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये बहुत दिन पहले से बसे हुए हैं। ये श्रीलंका मूल के तमिल हैं, तमिल दो टाइप के हैं, भारतीय मूल और श्रीलंका मूल, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज में आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसको देखते हैं। तमिल अल्पसंख्यक है, वह सिंहली बहुसंख्यक है। मैंने पहले ही बता दिया था, आपको डाटा के अकॉर्डिंग ही पता चल गया होगा कि सिंहली लोग 74% है, ठीक है, सिंहली लोग 74% है। और तमिल लोग जिसमें श्रीलंकाई मूल के 13%, भारतीय मूल के 5%, फिर ईसाई 7%, ठीक है, ये 100% का आंकड़ा। तमिल लोग का क्या कहना है, जो तमिल लोग हैं ये दोनों एक साथ ही हैं। सिंहली लोग सोचता है ये दोनों तमिल अलग हैं, लेकिन ये दोनों साथ मिलकर क्या कहता है, तमिल लोग का कहना है कि श्रीलंका से मुझे अलग एक राष्ट्र बना दो, ठीक है। लेकिन सिंहली लोग क्या, जो मूल निवासी हैं सिंहली लोग सिलोन के यानी श्रीलंका के, वो मंजूर नहीं देते हैं, वो नहीं कहते, वो कहते हैं पूरी श्रीलंका हमारी है, कोई इसमें तमिल की कोई भूमिका नहीं है, ये तमिल लोग को छोड़ना पड़ेगा। इससे आक्रोशित होकर तमिल लोग ने बहुत बड़ा स्टेप लिया था, एक संगठन बनाया था, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आज़ादी कब मिली थी, 1947 में हम लोग को मिली थी, एक साल बाद 1948 श्रीलंका को मिली। यहाँ के सिंहली लोग का दबदबा था, क्योंकि यहाँ की परसेंटेज भी सिंहली लोग का ज़्यादा था, ठीक है, सिंहली अनुस्वार होगा, ठीक है। 1956 में सिंहली लोगों ने क्या कानून बनाया, ये देखिए। सिंहली लोग ने 1956 में एक कानून बनाया जिसमें कहा गया, जिसके तहत सिंहली लोग को एकमात्र राजभाषा सिंहली को एक राजभाषा घोषित किया गया। अब देखो सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया, इट मीन श्रीलंका की पूरी राजभाषा क्या हो गई, सिंहली। तो अब यहाँ के तमिल लोग हैं, उनके भाषा पे उनको लगा कि हमारे भाषा को इग्नोर किया जा रहा है, हम इतना दिन से यहाँ हैं, तो हमारे भी कोई होना चाहिए दायित्व, हमारा भी कुछ हक होना चाहिए। तो सिंहली ज्यों ही बनी राजभाषा, इन्होंने क्या करा, दंगे फसाद करना स्टार्ट कर दिया था। और बता दें कि 1956 में ये कानून तो बनी ही कि सिंहली को राजभाषा बना दिया गया श्रीलंका का, ठीक है। लेकिन सरकार ने बौद्ध धर्म को आरक्षण देना भी स्टार्ट कर दिया। श्रीलंका के जो सिंहली लोग थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन और जो तमिल लोग जिस धर्म के अनुयायी थे उनको किसी तरह की संरक्षण नहीं मिलती थी। इन सभी चीज़ों से तमिल लोग नाराज हो गए, ठीक है। आगे देखेंगे कौन सी नीति आती है। अधिमान्य नीति, ये क्या होता है? अधिमान्य नीति ये आप कह सकते हो कि आपके, अगर आप बहुसंख्यक हो किसी क्षेत्र में, तो आपके साथ बिल्कुल गलत किया जा रहा है, ऐसा ही किया गया था। देखेंगे यहाँ पे अन्याय। अधिमान्य नीति, जो विश्वविद्यालय के पदों और सरकारी नौकरियों में सिर्फ सैनिक को पहले प्राथमिकता दिया था। यानी अगर किसी यूनिवर्सिटी में 5 लोग आए जिसमें 4 लोग सिंहली लोग हैं, एक तमिल, तो पहले ये 4 लोगों को ले लेंगे, इनको बाद में लेंगे, ठीक है। मतलब पहली प्राथमिकता किनको देते थे, सिंहली लोग को। जो श्रीलंका के लोग थे, मूल निवासी हैं, उनको सिंहली कहा जाता। तो मैंने पहले के लिए कर दिया ताकि आपको आगे पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। चलते हैं आगे। श्रीलंकाई तमिल में मतभेद या अलगाव भाव का भावना वृद्धि हुआ। जो श्रीलंकाई तमिल थी उनमें मतभेद और अलगाव भाव की भावना जो थी वो और भी तेजी रफ्तार से बढ़ने लगा कि हमारे प्रति गलत किया जा रहा है, तमिल का कोई रिस्पेक्ट नहीं, ठीक है। यानी सिंहली लोग को ही सिर्फ वहाँ पे हर एक चीज़, प्रोटेक्शन, राइट्स, प्राथमिकता, प्रायोरिटी, सब कुछ किनको मिलता था, सिंहली लोग को।
तो इससे श्रीलंकाई तमिल जो थे बहुत नाराज हो गए थे और इनमें अलगाववाद का भावना आना स्टार्ट हो गया था। बिल्कुल आएगा, अगर हमारे प्रति कुछ गलत किया जाएगा तो हम बिल्कुल स्टेप लेंगे, क्योंकि हमारे साथ अन्याय हो रहा था, यानी श्रीलंका तमिल के पास के साथ अन्याय हो रहा था। देखते हैं आगे। 1980 के दशक में अलग तमिल यानी ईलम राज की मांग उठाने लगा। तमिल जो है ईलम राज की, यानी हमें एक श्रीलंका से अलग राज्य बना दो, जिसका नाम इन्होंने ईलम रखा। ठीक है। नागरिक युद्ध प्रारंभ हो गई। नागरिक युद्ध मतलब नागरिक में लड़ाई स्टार्ट हो गई थी, एक दूसरे से समुदाय की हत्या करने लगे। सैनी लोग तमिल लोगों की, तमिल लोग सैनी लोग को, इनमें इसे नागरिक युद्ध कहते हैं। ठीक है, यानी समुदाय में आपस में लड़ाई स्टार्ट हो गई थी देश के अंदर ही। तो अगला पेज में देखते हैं क्या होता है। श्रीलंकाई तमिल ने निम्न मांग रखी। इन्होंने सिंहनी लोग से, जो वहाँ की सरकार थी, जिन्होंने कानून बनाते थे, उनसे बहुत सारी मांग रखी। क्या मांग रखी आपके सामने है, आप पहले समझोगे फिर लिखना। ठीक है। तमिल को राजभाषा बनाओ, शिक्षा और रोजगार दोनों को अवसर समान दो। जो तमिल लोग हैं, सिंधी लोग हैं, दोनों को अवसर समान दो। ठीक है। बाद में इन्होंने गुस्सा और उग्र होकर, जब सरकार नहीं मानी बात, तो एक संगठन बनाते हैं जिनका नाम होता है लिट्टे होता है। ठीक है। और लिट्टे का फुल फॉर्म होता है लिबराइजेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। यही ईलम की जो है अलग राज्य बनाने की श्रीलंका तमिल मांग कर रही थी, ईलम। ठीक है। तो लिट्टे का फुल फॉर्म आपको पूछ सकता है, तमिल ईलम के मुक्त बाग। ठीक है, ये हिंदी में है। अंततः बेल्जियम ने मध्यमार्गी का रास्ता निकाला और क्षेत्रीय अंतरों एवं संस्कृतियों को समझा और 1970 से 93 के बीच अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया। और संशोधन के बाद क्या होता है आप देख सकते हो, यहाँ पे 23 साल के अंदर में 4 बार संशोधन हुआ है बेल्जियम के संविधान में। तो आगे देखेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है संविधान संशोधन होने के बाद। ठीक है। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, ताकि वो भी घर पे रह के आराम से पढ़ सके। एंड ये लिखना मत भूले, कमेंट करना मत भूले कि हमारी वीडियो कैसे लगी। अगर आपकी रिस्पॉन्स अच्छी आएगी तो हम अगला वीडियो जरूर बहुत जल्द बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।